दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। सूचना यह है कि अब आपको केडीवी लाइव घर बैठे जॉब करने का मौका दे रही है। जहां अगर आपको आर्टिकल लिखनी आती हो यानी कि न्यूज़ कंटेंट लिखनी आती हो तो फिर आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। केडीवी लाइव के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप इस काम के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पर नीचे में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम पता लिख करके हमको भेज दीजिए। उसके बाद हमारी टीम फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछे थे और आज आप लोगों के सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे आगे चल करके इसी वीडियो में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कल आप लोगों के सवालों का जवाब फिर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डेली न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में सियासत फिर से करवट ले सकती है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को पटना नहीं छोड़ने का फरमान सुनाया है, इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू के कई विधायकों ने इसका खंडन किया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। जब सीएम नीतीश कुमार की सक्रियता को देखते हुए सियासी उलटफेर की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मार करके बीजेपी से अलग होकर के आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रही है? ये एक सवाल है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना को लेकर के सभी की राय लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल के पास पेश किया जाएगा। 27 मई को बैठक आयोजित करने के लिए कुछ दलों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन कुछ दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। आपको बता दूं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के राजनीति तेज है। एक तरफ जहां जनगणना को लेकर के जेडीयू और आरजेडी साथ नजर आ रही है तो फिर बीजेपी इसके समर्थन में नहीं है। इसको लेकर के बार बार चर्चाएं तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 27 मई की तारीख तय की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यही वजह है कि जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला बिहार के मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र की है, जहां चौसा थाना के घोसई गांव का है, जहां शराब पीने के बाद संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ इसमें सबसे अधिक मामले हत्या के हैं, जहाँ वही अन्य घटनाओं में पहले के मुताबिक कमी दर्ज की गई है, जिसमें डकैती, लूट, लड़कियों के साथ घिनौना काम और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार जैसे मामले शामिल है। जब पुलिस मुख्यालय ने साल 2021 के जनवरी में मार्च के बीच जो आंकड़े जारी किया था उसमें बिहार में 640 हत्याएं दर्ज की गई थी, जबकि इस साल इस मामले में 39 का इजाफा हुआ है। यानी कि 2022 के जनवरी से मार्च तक कुल 669 हत्याएं के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक पिछले तिमाही के मुकाबले इस साल डकैती में 4.2%, लूट में 8.1%, दुष्कर्म में 11.2%, जबकि SC/ST अत्याचार के मामले में 10.5% की कमी आई है। साल 2021 में 72 डकैती की तुलना में इस साल 69, 665 लूट की तुलना में इस साल 631, 357 रेप की तुलना में 317, जबकि 1548 SC/ST अपराध की तुलना में 1385 घटनाएं रिकॉर्ड की गई है। जब पुलिस मुख्यालय के माने तो ऑपरेशन प्रहार का बिहार में काफ़ी फायदा देखने को मिला है। जहां अगर हत्या को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी अपराधों में कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर इन 5 में से 2 सीट बीजेपी और 2 सीट आरजेडी को, जबकि 1 सीट जेडीयू के खाते में जाना लगभग तय है। जहां अगर 5 से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं तो फिर 10 जून को मतदान होगा, और अगर 5 उम्मीदवार ही नामांकन करते हैं तो फिर मतदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने उम्मीदवार के नाम पर ऐसा ऐलान नहीं किया है। सभी दलों में प्रत्याशियों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के दिगलबैंक प्रखंड में हल्की सी बारिश या फिर नेपाल के पहाड़ों पर बारिश होते ही नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे नदी किनारे बसे गांव और स्कूलों का कटाव की चपेट में आना का खतरा मंडराने लगता है। इस बार भी वही हाल है जब पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश से नदियां उफान पर है। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय बिहार टोला के पास बुरी कनकई नदी पर बरसात के पहले कटाव रोधी कार्य न किया गया तो फिर इस साल बाढ़ में इस स्कूल को बचाना मुश्किल होगा। कटाव रोधी कार्य अब तक शुरू नहीं किए जाने पर बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय को लेकर के चिंता सताने लगी है। आपको बता दूं कि बुरी कनकई नदी विद्यालय भवन को छू करके आगे बह रही है, जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों बाद ही मानसून शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के प्रशासन विद्यालय बिहार टोला के बच्चे अभिभावकों की चिंता बढ़ने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा वाला सोनू को मंगलवार को पटना पहुंच करके भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के घर पर अन्नपूर्ण में उनसे मुलाकात की। सोनू के चेहरे पर एक सुकून दिखा जो अमूमन नालंदा या फिर टीवी चैनलों में नहीं दिख रहा था। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा भी सोनू से मिल करके और उससे बातें करके खुश दिखे। उन्होंने सोनू को इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में 5वीं कक्षा में पढ़ने और छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधा भी देने की बात कही है। इस विद्यालय में एक साल में न्यूनतम खर्च 6 लाख रुपए आता है। सोनू ने जब उनसे आईएएस बनने की बात कही तो फिर उन्होंने कहा कि आईएएस बनने तक वे उसकी मदद करेंगे। जब पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा कि आज सोनू मेरे पटना आवास पर अपने चाचा और मामा के साथ पहुंचा। जब बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो मेरे पास आकर के प्यार पा करके सामान्य बच्चे की तरह ही सरल हो गया। जब मैंने उसे अपने इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून अपने अभिभावकों के साथ जाकर के देखने को कहा है। आर.के. सिन्हा ने कहा कि यदि मेरा विद्यालय उसे पसंद आता है तो फिर मैं उसे 100% स्कॉलरशिप देकर के 5वीं कक्षा में एडमिशन करवा दूंगा और अगले 8 सालों तक सारी सुविधाएं देकर के इस योग्य बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा, जिससे वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को आकार दे सके। सोनू आर.के. सिन्हा के साथ खाना खाया और ढेरों सारी बातें की। सोनू ने कहा है कि मैं जल्द ही स्कूल जाऊंगा और देखूंगा, क्योंकि मुझे तो आईएएस बनना है। इसके लिए छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है। आपको बता दूं कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाला सोनू कुमार नालंदा के हरनौत प्रखंड की निमाकोल गांव का रहने वाला है। उसके पिता रणविजय यादव दही की दुकान चला करके घर चलाते हैं। सोनू कुमार गरीब परिवार से होने के कारण मध्य विद्यालय निमाकोल के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी इच्छा अच्छे स्कूल में पढ़ने की है। सोनू का कहना है कि अगर सरकार मदद करे तो फिर मैं भी पढ़ लेकर के आईएएस बनना चाहता हूं। जब बच्चे ने कहा कि सरकारी स्कूल में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, जब बच्चे ने कहा कि वे 8वीं कक्षा में पढ़ करके 5वीं क्लास तक के 40 बच्चों को पढ़ा करके अपना खर्च निकालते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों की और मेरे जवाब का। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं। सैयद रहमान अशरफ जी ने कमेंट किया है कि भाई राशन कार्ड पर सही सही खबर बताएं, यानी कि सैयद रहमान अशरफ जी का कहना है कि पूरी खबर बताएं कि आखिर इसमें है क्या। तो सैयद रहमान अशरफ जी, अगर आप राशन कार्ड से जुड़ी हुई पूरी खबर जानना चाहते हैं तो केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर के आप राशन कार्ड से जुड़ी हुई पूरी खबर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ से जाकर के आप राशन कार्ड से जुड़ी हुई सारे खबर को पढ़ सकते हैं कि राशन कार्ड क्यों रद्द किया जा रहा है, अब तक किन किन जिलों में कितना राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। राशन कार्ड से जुड़ी हुई पूरी खबर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद आशिक जी से। ये लिखते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है। पीएम किसान योजना में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्रोसेस दिख रहा है लेकिन नहीं मिला है, क्या करें बताइए। तो मोहम्मद आसिफ जी, आपको बता दूं कि आप जब आवेदन किए थे तो आवेदन करते वक्त ही कुछ गड़बड़ियाँ हुई होगी, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। आप एक बार जाकर के आप चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए, देखिए क्या है नहीं है। अब अगला सवाल सुभाष राज जी से। ये लिखते हैं कि मेरा घर बिहार में है और मैं झारखंड में रहता हूँ, क्या मुझे झारखंड में राशन मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सरकार अभी वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड को ऐड कर दिया गया है। आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं और किसी भी कोने में जाकर के आप राशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगला सवाल बिहारी लौंडा का। ये लिखते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई सरकारी लोन या कोई मदद की उपाय मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन दिया जाता है। आप उस लोन को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आगे की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला अभी पर यहीं पर रोक देते हैं। जो भी बच गए हैं आगे चल करके इसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फिर डेली न्यूज़ की ओर।
तो दोस्तों बात करते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन करके इतना गुस्से में आ गया कि उसकी तरपा तरपा करके हत्या कर दी और गुनाह छिपाने के लिए बेटी के शव को नदी में फेंक दिया। हत्या के इस मामले में गांव के लोग भी गुमराह हो रहे थे, लेकिन पिता द्वारा किए गए पाप का भंडा फूट गया जब बेटी की हत्या के समय का ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हो गया। जब बाप पर बेटी की हत्या का आरोप खुद मृतका की मां, बहन और मामा ने लगाया है और ऑडियो पुलिस को सबूत के साथ दिया है। दिल को दहला देने वाला ये मामला बिहार के दरभंगा जिले के मोरो थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की है। जब पिता उस्मान के खिलाफ उसकी पत्नी, बेटी और साला ने महिला हेल्पलाइन पहुंचकर के ऑडियो दिया और पूरे परिवार को जान से खतरा बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मोरो थाना को अनुशंसा कर दिया है। दरअसल पिता उस्मान द्वारा अपनी 20 वर्षीय बेटी आफरीन की शादी अधिक उम्र के लड़के से तय कर दी गई थी। इधर आफरीन का प्रेम प्रसंग दूसरे लड़के के साथ चल रहा था। ये बात घर में सभी सदस्य की जानकारी में थी। पिता के द्वारा प्रेमी युगल से बात करने की मनाही भी थी, फिर भी छिप छिप करके आफरीन अपने प्रेमी से बात कर लेती थी। हत्या वाले दिन भी वे अपने प्रेमी के साथ मोबाइल पर बात कर रहे थे कि पिता उसके पीछे आ गए और प्रेमी संग बात करते देख करके आग बबूला हो गए। इसके बाद वह आफरीन को गुस्से में मारने लगा और तब तक मारता पिटता रहा जब तक उसकी मौत ना हो गई। पूरा वाकया इसलिए सामने आ गया क्योंकि जिस समय ये घटना घट रही थी तो प्रेमी लाइन पर था और उसने दिमाग लगाते हुए पूरा ऑडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे पूरा मामला सामने आया है। बेटी अपने पिता से गुहार लगाते रह गई है कि वे उसकी बेटी है, उसकी जान को बख्श दो, लेकिन गिड़गिड़ाने का भी असर उस्मान पर नहीं हुआ और उसने अपनी सगी बेटी की जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई की मार से लोगों को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कुछ और उपाय कर सकती है। जहां पेट्रोल डीजल पर सरकार ने हाल ही में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब सरकार खाने के तेल जैसी ज़रूरी चीज़ें और इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी को कम करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इस फैसले से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। खबरों के अनुसार सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए कई शॉर्ट टू मीडियम टर्म उपाय पर गौर कर रही है। इसमें खाने के तेल जैसे जरूरी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी कम करना, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर ड्यूटी में कटौती, कई तरह के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कमी जैसे उपाय शामिल है। सरकार चाहती है कि महंगाई जल्द से जल्द काबू हो जाए और इसके लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को इस बात का डर है कि अगर तेजी से ब्याज दरें बढ़ी तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में गिरावट आने लगी है। विशेष रूप से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके सरिया की कीमतों में गिरावट आने लगी है। मंगलवार को रिटेल मार्केट में सरिया 69,000 रुपये प्रति टन पहुंच गया, जहाँ वहीं फैक्ट्रियों में सरिया 66,000 रुपये प्रति टन बिक रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सरिया की कीमतों में और गिरावट के संकेत हैं। इस प्रकार 35 दिनों में सरिया की कीमतों में 10,000 रुपये प्रति टन की गिरावट आ गई है। पिछले महीने 18 अप्रैल को चिल्हड़ में सरिया 79,000 रुपये प्रति टन तक बिक रहा था। सरिया के साथ ही सीमेंट की कीमत में भी भारी गिरावट शुरू हो गई है। सीमेंट इन दिनों 60 रुपये सस्ता होकर के 280 रुपये प्रति बोरे तक पहुंच गया है। कारोबारियों के अनुसार बाजार में मांग बिल्कुल कमजोर है, इसके चलते सीमेंट की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में लगभग 1 महीने पहले अर्जुन मांझी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में मां बेटी की एक ही आशिक से अवैध संबंध की बात सामने आई है। आशिक के साथ मिलकर के पति और बेटी ने पिता की हत्या कर दी है। यह घटना पटना के फुलवारी शरीफ के अंतर्गत गौरीचक थाना का है। पुलिस ने करीब 1 माह पहले हुई अर्जुन मांझी उर्फ बाराती मांझी की हत्या में शामिल उसकी पत्नी और बेटी समेत इनके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू नामक एक व्यक्ति से अर्जुन की पत्नी राजमणि देवी और बेटी पूनम कुमारी का अवैध संबंध था, यानी कि एक ही व्यक्ति से दोनों मां बेटी का संबंध था और इसका विरोध अर्जुन करता था। जिसके बाद परेशान होकर के पत्नी बेटी ने आशिक से मिलकर के अर्जुन मांझी की गला दबा करके हत्या कर दी। यह सब मोहर नदी के पास फेंक करके फरार हो गए। पुलिस ने बताया है कि पटना से शहरी इलाके से छिपकर रह रहे अर्जुन मांझी की हत्यारोपी पत्नी राजमणि, बेटी पूनम और प्रेमी सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया में करीब 24 फीट का अजगर सांप देखे जाने के बाद सनसनी फैल गई। जहां अररिया जिले के रानीगंज के पचीरा में एक किसान की खेत में ये विशाल अजगर सांप जमीन पर था। जहां ग्रामीणों ने जाल में फंसा करके अजगर को पकड़ लिया और उसे विभाग को सूचना दी, लेकिन वनपाल ने उसे ले जाने से साफ मना कर दिया और अजगर को दूर ले जाकर के छोड़ दिया। जहां अजगर को देखने के लिए मौके पर काफी भीड़ जमा हुई। जहां पचीरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र मंडल ने बताया है कि पचीरा श्रीनगर माइनर नहर के पास मूंगफली के खेत में काम कर रहे कुछ मजदूरों ने विशाल अजगर सांप को देखा। जब डर के मारे सारे मजदूर काम छोड़ करके भाग निकले। जब मजदूरों ने सूचना दी तो गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को पकड़ लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर के दायर हिंदू पक्ष की याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने विरोध किया है। एएसआई ने साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती है। दरअसल दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा की अधिकार की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है। यह याचिका में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद है। वहीं इस याचिका पर एएसआई ने अपना जवाब साकेत कोर्ट में दाखिल किया है। एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है। एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती है, न ही अब स्मारक में पूजा की अनुमति दी जा सकती है। एएसआई ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका कानूनी तौर पर वैध नहीं है। साथ ही पुराने मंदिर को तोड़ करके कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है, जहां अभी कुतुब मीनार में किसी को पूजा का अधिकार नहीं है। दोस्तों देश में इन दिनों मंदिर मस्जिदों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक के बाद एक मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं। इस मामले के बीच अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में भारतीय मुसलमानों का मुगलों से रिश्ता क्या है इसे लेकर के पोस्ट की है। बाबरी मस्जिद के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह के मामले कोर्ट में है। ताजमहल के 22 बंद कमरों को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका जा चुकी है, हालांकि उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं हिंदू संगठन बार बार कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ का नाम देने की मांग उठाते रहे। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार इन मुद्दों के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में भी वे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में वे औरंगाबाद में स्थित औरंगजेब के मकबरे पर भी गए थे। यहाँ उन्होंने मकबरे पर चादर और फूल चढ़ाए थे। वहीं अब ओवैसी ने मुगलों से भारतीय मुसलमानों के रिश्ते को लेकर के अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मगध महिला कॉलेज में बने नए छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम में समलैंगिकता को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि अगर लड़का लड़की शादी कर लेंगे तो फिर कोई पैदा क्या होगा। छात्रावास के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अरे शादी होगी तभी ना तो बाल बच्चा होगा। हम या कोई भी यहाँ पर माँ है तभी ना पैदा हुए हैं, या क्या माँ के बिना कोई पैदा हुए, स्त्री के बिना पैदा हुए। जब लड़का लड़का शादी कर लेगा तो फिर कोई पैदा कैसे होगा, या शादी करते हैं तो फिर बाल बच्चा पैदा होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समलैंगिकता पर यह सवाल किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों को भी याद किया है और लड़कियों से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी सुनाई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब वे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उस दौरान उनके कॉलेज में एक भी महिला छात्र नहीं हुआ करती थी। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में हालात ऐसी थी कि अगर कभी किसी दिन कोई महिला कॉलेज में आ जाती तो फिर सारे छात्र उस महिला को देखने लगते थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे तब और अब के समय में काफी बदलाव आ गया है, क्योंकि आज के दिन लड़कियां ज्यादा संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों की ये कहानी जब महिला छात्रों के बीच सुनाई तो फिर जमकर तालियां बजी और लड़कियां भी मुस्कुराती हुई नजर आई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में कल दोपहर बाद अचानक से मौसम में करवट बदली। जहां भीषण गर्मी से जूझ रहे दक्षिण पूर्व बिहार को मंगलवार को राहत मिली। मौसम के तेवर में अचानक से आए बदलाव के कारण बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। इससे मौसम में ठंडकपन घुल गई और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आंधी बारिश से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया था।
जब बिहार में दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया, जहाँ आसमान में काले काले बादल छा गए और बिजलियां चमकने लगी, जहाँ साथ ही तेज हवा भी चलने लगी, जहाँ कुछ ही देर बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। बिहार के लखीसराय, मुंगेर, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार आदि जिलों में कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई तो फिर कहीं बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश और तेज ठंडी हवाओं के चलने से मौसम में ठंडकपन घुल गई, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से आम लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ता था, जब बारिश के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध पर एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने दो टुक शब्दों में कहा है कि अच्छे अधिकारियों को हटा करके सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। जब अपराध पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम दिख रहा है। जब उन्होंने कहा कि पिपरिया में आज फिर मर्डर हुआ है। जब बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जब कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जिन अधिकारियों को कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें इसके लिए जवाबदेही भी तैयार कर लेना चाहिए थी। विजय सिन्हा ने कहा है कि सिर्फ डीएम एसपी के तबादले से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है या उनकी लापरवाही पर ब्रेक लगाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वे जिलों में अच्छे अधिकारियों को रखें और भ्रष्ट अधिकारियों को साइड कर देना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि झोपड़ियों में रहने वाले एक व्यक्ति के पास 91,000 का बिजली बिल आ गया। जी हाँ, मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सूरज पासवान को एक साथ बिजली विभाग ने एक महीने का 91,000 का बिजली बिल पहुंचा दिया, जिसके बाद सूरज के साथ पूरे परिवार के दिमाग का बत्ती गुल हो गई। सूरज और उसका परिवार काम धंधा छोड़ करके कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, पर बिजली विभाग के अधिकारी उसकी परेशानी समझने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि परेशान सूरज पासवान पूर्वी चंपारण की हरसिद्ध प्रखंड के भादा गाँव के वार्ड नंबर 6 का निवासी है। जब बीते दिनों बिजली विभाग ने उसे 90,869 रुपये का बिल भेज दिया। बिजली बिल देखते ही सूरज और उसके परिवार की बत्ती गुल हो गई, क्योंकि इतने रुपए इन लोगों ने एक साथ देखे भी नहीं हैं और जमा करने की बात तो सोचना ही बेकार है। दरअसल बिजली विभाग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूरज बीपीएल परिवार से आता है। लिस्ट में होने के बावजूद भी उसे अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वह छोटी सी झोपड़ी बना करके रह रहा है। इसकी झोपड़ी में 1-2 बल्ब जलते हैं और उसके घर में पंखा, फ्रिज, कूलर जैसी बिजली से चलने वाला कोई भी सामान मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग द्वारा इतनी मोटी रकम का बकाया बिल उसे मिला तो फिर वह बेचैन हो गया। जहां वहीं गांव वाले भी इस बिल को लेकर के आश्चर्यचकित जता रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में उच्च शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। यह सभी विश्वविद्यालयों के साथ हो रहा है, जिसके लिए न सिर्फ बिहार की सरकार जिम्मेदार है बल्कि राजभवन भी बराबर का दोषी है। ये कहना है मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का, जहां विश्वविद्यालय के छात्र आज बड़ी संख्या में पटना राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और उन पर हल्का बल प्रयोग किया। राजभवन का घेराव करने पहुंचे कॉलेज छात्रों का कहना था कि आज बिहार में छात्रों की चिंता ना तो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री मंत्री को है और न ही विपक्ष को है। सभी विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र पीछे चल रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। नतीजा यह है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण हजारों छात्र अब तक स्नातक पास करने से वंचित है। या ग्रेजुएशन नहीं होने के कारण वे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं राजा ऋषि कुमार जी से। ये लिखते हैं कि पूरे भारत की जनसंख्या अभी कितनी है बताइए। तो राजा ऋषि जी, अभी जनगणना नहीं हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं। अभी जनगणना नहीं हुई है, जब जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद फिर ताज़ा जनसंख्या का पता चल पाएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं गोलू दिलदार जी से। ये लिखते हैं कि सर जी, आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट कैसे करें। तो गोलू जी, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप आधार कार्ड लीजिए, जिस मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर लीजिए, साथ ही मोबाइल में होना चाहिए वो सिम, जाकर के आधार कार्ड में जाकर के आप अपडेट करा सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं राजन कुमार जी से। ये लिखते हैं कि आपके पास कैसे हम खबर भेजेंगे बताइएगा। तो राजन कुमार जी, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सअप नंबर है केडीबी लाइव का, आप इसमें भेज सकते हैं पूरी सबूत के साथ और पूरे आर्टिकल लिखने के बाद। अब अगला कमेंट लेते हैं गौरी शंकर विश्वास जी से। ये लिखते हैं कि गनी भैया, हम कोलकाता में रहते थे, अभी रिटायर होकर के गांव में रहते हैं। राशन कार्ड यहाँ बनाना है, कैसे कार्ड बनेगा या फिर ट्रांसफ़र होगा बताइएगा। डीलर कभी कहता है कि कोलकाता वाला राशन कार्ड लाइए, तो कभी कहता है कि ब्लॉक जा कर के
आप राशन कार्ड बनवाइए। तो गौरी शंकर जी आपको बता दो कि अभी राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत काम कर रहा है। तो आपका कोलकाता वाला ही राशन कार्ड से काम हो जाएगा, जहां उस राशन कार्ड से देश के किसी भी कोने में जाकर के आप राशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही राशन कार्ड आपका काम देगा, नया राशन कार्ड बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला अभी बस यहीं पर रोक देते हैं। अब जो भी बचे हैं वो आगे इस वीडियो में लिया जाएगा। जब तक बात करते हैं डेली न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिला में तपोवन महोत्सव, राजगीर महोत्सव, बुद्ध महोत्सव के जैसे अब गयाजीर महोत्सव भी मनाया जाएगा। जब 25 मई से 3 दिवसीय ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। गयाजी महोत्सव का आयोजन पहली बार हो रहा है। ऐसे में कई हस्तियों का आगमन होने जा रहा है। जहां गयाजी शहर के एक निजी होटल में गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने सोमवार को इस आयोजन के बारे में बताया है। बताया गया है कि गया जिला में 25 मई से 3 दिवसीय गयाजी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन डेल्हा के हिंद दिल्ली मैदान में होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। जहां शहर में 3 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान करीब 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया जाएगा। जहां कहा गया है कि दूसरे राज्यों में गया शहर का नाम गयाजी के नाम से बताया जाता है। जहां ज्ञान और मोक्ष की भूमि ऐतिहासिक है, जहां देश विदेश के हिंदू सनातन धर्मावलंबी और बौद्ध श्रद्धालु यहां आते हैं। इस बार पहली बार गयाजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और न ही गया नगर निगम के फंड से इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2020 बैच के IAS प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले अधिकारियों में चंद्रिमा श्री, अभिषेक पलासिया, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, अनुपमा सिंह, प्रदीप सिंह, श्रेष्ठ अनुपम और कुमार निशांत विवेक थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिले में किए गए कार्यों के संबंध में सभी ने अनुभव शेयर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं, ये सुनकर अच्छा लगा है। किसी भी नीति को क्रियान्वित करने में IAS अधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। नीतीश कुमार ने अपने काम के अनुभव के आधार पर अधिकारियों को बताया है कि किसी भी काम को करने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली और कैसे जमीनी स्तर पर अधिकारियों को काम करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि 24 नवंबर 2005 को बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तब से लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जब हम विधायक से सांसद थे और केंद्रीय मंत्री बने, उस दौरान कई चीज़ों के बारे में जानने समझने का मौका मिला। जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने क्षेत्र में हमेशा घूमते थे, जहाँ उस दौरान लोगों से कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती थी। इसी दौरान उन्हें लोगों से जानकारी मिली है कि बिहार के लोगों की जो आमदनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा खर्च बीमारी का इलाज करवाने में होता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए कई कार्य किए हैं। जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए लगातार काम किया है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जमीनी हकीकत जानने के लिए क्या करना होगा साफ साफ बता दिया है। जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो बड़ा फैसला था, जिसके बाद बिहार में महिलाओं की तस्वीर बदली है, उसमें नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और 50% आरक्षण मिलने से बड़ी संख्या में महिलाएं समाज में प्रतिनिधित्व करने में आगे आई है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंदन में हैं। जी हाँ, उन्होंने सोमवार को ब्रिटिश पार्लियामेंट में NISAU द्वारा आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भारतीय मूल के सांसदों, शोधार्थियों, व्यवसायियों, प्रोफेसर, छात्रों और नागरिकों के साथ भारत ब्रिटेन के संबंध को और बेहतर बनाने पर चर्चा की है। तेजस्वी यादव ने इसकी तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में NISAU द्वारा आयोजित गोष्ठी में भारतीय मूल के सांसदों, शोधार्थियों, व्यवसायियों, प्रोफेसर, छात्रों और नागरिकों के साथ भारत ब्रिटेन संबंधों को और बेहतर बनाने के अलावा प्रजातांत्रिक मूल्यों, न्याय, समता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इससे पहले तेजस्वी यादव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों के कई सवालों के जवाब दिए थे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बताया था कि वे बिहार के साथ साथ भारत के अच्छे भविष्य को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा समेत कई अन्य बिंदुओं पर अपनी आवाज़ बुलंद की थी। जहाँ वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में NISAU द्वारा आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के 5 सीटों के लिए कल से नामांकन शुरू हो गया है। जहाँ इस बीच आरजेडी ने 2 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। जहाँ इसमें एक सीट पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम पहले से ही तय है। वहीं दूसरे नाम को लेकर के पार्टी में पेच फंसा हुआ था, जो अब काफी हद तक साफ हो चुका है। जहाँ पार्टी से जो जानकारी सामने आ रही है उसके माने तो दूसरी सीट के लिए आरजेडी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का नाम तय किया है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद खुद इसका ऐलान कर सकते हैं। यह चुनाव के लिए इस सीट के लिए बाबा सिद्दीकी, कपिल सिब्बल और रुस्तम खान का नाम दौड़ने लगा था, लेकिन आरजेडी के आला नेताओं की माने तो इस सीट के लिए सहमति बन गई है और आरजेडी की दूसरी सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल राज्यसभा में जाएंगे। जहाँ कपिल सिब्बल के नाम चुने जाने की एक वजह लालू प्रसाद यादव के कोर्ट केस से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को जमानत पर रिहा करने में कपिल सिब्बल की भी बड़ी भूमिका थी, जिसका इनाम अब पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अगर कपिल सिब्बल आरजेडी के कोटे से राज्यसभा में जाते हैं तो फिर वे दूसरे वकील होंगे। दरअसल इससे पहले राम जेठमलानी आरजेडी की सीट पर राज्यसभा जा चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम के व्यवहार में हो रहे बदलाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग इस साल 1 जून से ही बाढ़ संग्रहात्मक कार्यों की शुरुआत करेगा। पिछले वर्षों में ये कार्य 15 जून से शुरू होता था। जहां अब ये जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सोमवार को विधायकों और विधान पार्षदों से फीडबैक प्राप्त करने के दौरान आयोजित बैठक में दी है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 18 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को उनके क्षेत्र में हुए कार्यों तथा तैयारियों की जानकारी देकर के उनकी फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में 23 और 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए परमंडलवार विशेष बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब फीडबैक के मुख्य बातों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में रहने वाले अब जल्द ही शहर में सभी अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त 37 स्मार्ट पार्किंग स्थल का लाभ उठा सकते हैं। जब निगम ने प्राइवेट एजेंसी को वर्क ऑर्डर दे दिया है, जहाँ इससे लोगों को कई फायदे मिलेंगे। जब वे घर बैठे ही पार्किंग की बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल एक क्लिक करना होगा, जिसके बाद उन्हें तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएगी। उन्हें घर बैठे ये भी पता चल सकेगा कि शहर भर में कितने पार्किंग स्थल है और इनमें कितने खाली हैं। इतना ही नहीं, लोगों को यहाँ कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट की भी सुविधा मिल पाएगी। जहां अगले 3 महीने में लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के ये तमाम प्लान तैयार किया जा रहा है। जहां सभी पार्किंग स्थल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। दोस्तों इस वक्त आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी की टीम ने एक बार फिर से पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम झारखंड की राजधानी रांची समेत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनरेगा घोटाले मामले में सबूतों की तलाश में ईडी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 स्थान और झारखंड में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। जहाँ समाचार एजेंसी एएनआई से सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। जहाँ से मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने पूजा सिंघल के रांची और मुजफ्फरपुर ठिकानों पर सुबह 7 बजे से ही धावा बोला और छापेमारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि ईडी की टीम को पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीएम सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई और अहम जानकारी मिली। आपको बता दूं कि मनरेगा घोटाले में बीते 6 मई को भी ईडी ने छापेमारी की थी। आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। इस दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद सीए को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। पूजा सिंघल और अन्य आरोपियों से पूछताछ से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जहां अब उन्होंने कांग्रेस को वर्तमान समय में सबसे फिसदी पार्टी बता दिया है। उन्होंने बताया है कि राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए चर्चा में बने रहने की जरूरत होती है, वे चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, लेकिन कांग्रेस इस मामले में फिसदी दिखती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को बिहार से सीखना चाहिए कि राजनीतिक विरोधी को चुनौती कैसे दी जाती है और विपक्ष में कैसे रहा जाता है। उनका इशारा बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से था, यानी कि आरजेडी से था, जिसने साबित किया है कि सरकार में नहीं होने के बावजूद भी वे हमेशा चर्चा में सबसे ऊपर रहते हैं। एक समाचार पत्र के माध्यम से बातचीत में प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा आगामी 2 दशकों तक देश की राजनीति में प्रभावी बनी रहेगी।
दोस्तों बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से हाल ही में मदरसा को लेकर के बयान दिया है, उस पर AIMIM के मुखिया और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। जहां ओवैसी ने कहा है कि असम में बाढ़ से 18 लोगों की मौत हो गई है, 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ये हेट स्पीच देने में व्यस्त हैं। जहां ओवैसी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जब RSS ब्रिटिश एजेंसी के तौर पर काम कर रहे थे तो फिर मदरसा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। जहाँ कई मदरसों में इस्लाम से इतर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। ओवैसी ने कहा है कि जैसा कि शाखा में आत्मसम्मान और सहानुभूति सिखाई जाती है, अशिक्षित संघी ये नहीं समझेंगे। आखिर क्यों हिंदू समाज सुधार राजा राम मोहन राय से मदरसे में पढ़ाई की थी। जब मुस्लिम वंश पर ध्यान देना आपकी हीन भावनाओं को दर्शाता है। मुसलमानों ने भारत को समृद्ध किया है और आगे भी करते रहेंगे। जब गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मदरसे के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दिमाग में रहेगा बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर तेज हवा के कारण भारी तबाही भी देखी गई है। यह ताजा मामला सीवान का है, जहां घर की दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर के 2 बच्चों की जान चली गई। यह घटना सोमवार देर शाम की है, जब रात में आंधी में घर की दीवार गिर गई। मृतक बच्चे पचरुखी थाना इलाके के जसोली के शेख पट्टी गाँव के रहने वाले थे। बच्चे पचरुखी थाना इलाके के जसोली के शेख पट्टी गाँव के रहने वाले आजाद हुसैन की 7 साल की बेटी सारा परवीन और रियाज अहमद के 8 साल के बेटे अफरोज आलम बताए जा रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तेज हवा और बदलते हुए मौसम का लुत्फ उठाते हुए ये बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक घर के गेट के पास बाउंड्री की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री और VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना में देरी पर सवाल उठाया है। दोस्तों बात करते हैं कि कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रहा बिहार का राजगीर शहर एक बार फिर से चर्चा में है। नालंदा जिले के इस ऐतिहासिक शहर का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही राजनीतिक भी है। दरअसल बिहार के CM नीतीश कुमार सोमवार को अपने राजगीर प्रवास पर चले गए। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं तब से राजनीतिक उपाहौप की स्थिति में वे राजगीर प्रवास पर चले जाते हैं। अक्सर वे यही से बड़े फैसले लेते हैं। जहां ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा झटका दे सकता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों उपाहौप की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU के सभी विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रहने का आदेश दिया है। तो वहीं 27 मई को उन्होंने जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें तो फिर नीतीश कुमार की RJD से नजदीकी बढ़ रही है और वे अपने सहयोगी दल भाजपा से नाराज चल रहे हैं। अगर ये सभी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी जाए तो फिर ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब का। तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं राजकिशोर जी से। ये लिखते हैं कि मेरा ज़मीन का दस्तावेज़ उसका नकल कहाँ से निकालेगा, थोड़ा बताइएगा। तो राजकिशोर जी आपको बता दूं कि अगर आपको अपने ज़मीन का दस्तावेज़ निकालना है तो आप अपने जिला भू कार्यालय में जाइए, वहाँ जाकर के आप अपने दस्तावेज़ निकाल सकते हैं। अब अगला कमेंट लेते हैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली जी से। ये लिखते हैं कि PM किसान का EKYC अपने मोबाइल फ़ोन से किया हूँ, OTP से उसका मान्यता है या नहीं, प्लीज़ 3 दिन से कमेंट कर रहा हूँ, बताइए। बिल्कुल मान्यता है, कहीं नहीं मान्यता होगा। अब अगला कमेंट लेते हैं सज्जाद आलम जी से। ये लिखते हैं कि भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है वह कहाँ से बनता है। तो भाई जी आपको बता दें कि अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला कमेंट धर्मेंद्र कुमार जी से। ये लिखते हैं कि सर मैं अपना राशन कार्ड अलग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, थोड़ा बताइए। तो धर्मेंद्र कुमार जी अगर आपको अपना राशन कार्ड को अलग करना है तो आप जन वितरण प्रणाली कार्यालय में जाइए, वहाँ जाकर के आप सारी चीज़ पता कर सकते हैं कैसे अलग नहीं हुआ। अब अगला और लास्ट कमेंट लेते हैं संतोष कुमार यादव जी से। ये लिखते हैं कि नमस्ते सर, संतोष कुमार गया से, मेरा घर बनाना है, सरिया और सीमेंट के रेट घटेगा या नहीं, थोड़ा बताइएगा। तो संतोष कुमार जी आपको बता दूं कि सरिया और सीमेंट के रेट थोड़ी बहुत कम हुई है, आप बाज़ार में जाके पता कर सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ और आज के सवालों का जवाब का सिलसिला यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय बिहार।